तो दोस्तों आज की हम इस नई वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्लास 10 ज्योग्राफी का नया टॉपिक जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इससे पहले मैं इस चैप्टर के सभी टॉपिक अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो पहले ये जान लें ये इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं और फिर उसे मैन्युफैक्चर करती हैं। अब इसमें आती हैं दो प्रकार की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटन इंडस्ट्री एंड जूट टेक्सटाइल। तो ये दोनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े का व्यापार, कपड़े को बनाना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमारी इकोनॉमी में या हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो जगह है उनमें एक यूनिक पोजीशन, अपनी अलग ही पोजीशन बना रखी है। ऐसा क्यों है? तो चलिए हम इन फैक्टर्स को देखते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी एंड जीडीपी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो हमारी इकोनॉमी में और जीडीपी में बहुत सा योगदान करती है, अर्निंग कराती है। ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज, बाहरी जो हमें डॉलर्स हैं वो मिलते हैं। बेसिकली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां बढ़ाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। और सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट वैल्यू चेन। तो ये जो पॉइंट है सेल्फ रिलियंट एंड कंप्लीट वैल्यू चेन का, ये थोड़ा सबको डिस्टर्बिंग सा लगता है। मैं इसे बता दूं, सेल्फ रिलियंट का मतलब है आत्मनिर्भर, यानी कि हम इसे पूरी तरीके से अपने देश में रॉ मटेरियल से पूरा गुड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड कंप्लीट वैल्यू चेन, ये जो कंप्लीट वैल्यू चेन है इसका मतलब है कि हम इस को मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में जो भी स्टेजेस इसकी आती हैं उनको अगर हम डायरेक्टली बेचेंगे, उन्हें डायरेक्ट पूरा ना कन्वर्ट करें, उसी स्टेज पे बेचें तो भी हमें पैसे मिल जाएंगे। हर इसकी स्टेज की अपनी वैल्यू है। जैसे हम इस डायग्राम से समझते हैं, हमने पहले फाइबर प्रोडक्शन करा, तो जो रॉ फाइबर है अगर हम उसे देंगे किसी को तो उसकी भी हमें वैल्यू मिलेगी। फिर अगर हम उसे स्पिन करके यार्न बनाएंगे यानी धागा रेशम, तो उसकी भी हमें वैल्यू मिलेगी। अब अगर हम उसको स्पिन करके यार्न बनाकर अब हम वीविंग और नेटिंग करके फैब्रिक किसी को देते हैं तो फैब्रिक की भी अपनी वैल्यू है। और अगर गारमेंट देंगे डायरेक्ट पूरा कन्वर्ट करके तो उसकी भी अपनी वैल्यू है। यानी हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितनी भी स्टेजेस आती हैं, अगर हम उसकी किसी भी स्टेज में हैं तो हम वो प्रोडक्ट डायरेक्टली किसी को सेल कर सकते हैं जिससे हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। इसकी बिल्कुल कंप्लीट वैल्यू चेन है। ऐसा नहीं है कि इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सीधे फिनिश्ड गुड की ही वैल्यू है यानी कि गारमेंट्स की। उससे पहले भी जो स्टेजेस आती हैं जैसे कि यार्न, फैब्रिक, रॉ फाइबर, उन सब की भी अपनी अपनी वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो बस यही मतलब था इस पॉइंट सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट वैल्यू चेन का। तो अब हमने देखा कि इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें यूनिक पोजीशन क्यों है। पहला, ये इकोनॉमी और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा, ये हमें फॉरेन एक्सचेंज ला कर देती है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। चौथा, सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। और कंप्लीट वैल्यू चेन है, यानी कि इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टेजेस आती हैं उन सब की खुद की ही अपनी अपनी वैल्यू है। अब चलिए हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल को और डिटेल में। तो कॉटन टेक्सटाइल आप सभी को पता ही है, सूती कपड़ा। तो कॉटन आता कहाँ से है? पहले तो कॉटन एग्रीकल्चर से, कॉटन प्लांट से हमें मिलता है। अब एंशियंट इंडिया में यानी पुराने समय में हैंड स्पिनिंग और हैंड वीविंग से हम कपड़ा बनाते थे, यानी कि हाथ की मदद से ही उसे सिलते थे, उसका यार्न बनाते थे, फिर उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करते थे। तो पूरा हाथ का ही काम था, कहीं मशीन कुछ नहीं थी। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स इंट्रोड्यूस हुए। पावर लूम्स यानी कि ये मशीन्स जो कपड़े बनाती हैं, जो फैब्रिक में कन्वर्ट करती हैं या यार्न स्टिच करती हैं, तो ये सब मशीन्स आई। अब हमारे जो देश में पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में थाने में। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी, कि हमारी जो पहली टेक्सटाइल मिल थी वो कब आई थी? 1854 में थाने में। अब जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने जब पावर लूम्स आ गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगा या उनका मार्केट बहुत कम हो गया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें वही लिखा है कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आप सोचिए कि कोई गुड मशीन से बन रहा है तो वो जल्दी बनेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। अब जब जल्दी और ज़्यादा दोनों बनेगा तो उसकी वैल्यू अपने आप कम होगी मार्केट में, क्योंकि वो ज़्यादा अवेलेबल होगा तो लोग उसे आराम से खरीद लेंगे और वैल्यू भी कम होगी। लेकिन अब जो ये हमारा हैंडमेड
क्लोथ थे जो हम हाथ से सिल के पूरा बुनाई करके बनाते थे, अब इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, आदमी भी ज़्यादा लगते थे, तो हम चाहकर भी इसकी वैल्यू नहीं कम कर सकते थे। इसलिए जो हमारा हैंडमेड क्लोथ था वो वहाँ के मिल मेड क्लोथ से बिल्कुल भी लड़ नहीं पाता था, बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, हम अपनी वैल्यू गिरा ही नहीं सकते थे। तो इसलिए हमें ये सेटबैक झेलना पड़ा, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़राब हो गई, बिल्कुल मार्केट ख़त्म हो गया हमारा जब से मिल मेड क्लोथ आया। तो वही इसमें लिखा है, आवर हैंडमेड क्लोथ कुड नॉट कम्पीट विद देयर मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। हमारा जो हाथ से बना हुआ कपड़ा था वो इंग्लैंड की मिल से बने हुए कपड़ों से कंपटीशन नहीं दे पा रहा था उन्हें, क्योंकि हमारा वैल्यू ज़्यादा थी और उनकी कम थी, और हम चाह कर भी अपनी वैल्यू कम नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमारे प्रोसेस में लोग, पैसा, सब कुछ, टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। अब आके देखते हैं कि लोकलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इस लाइन का मतलब है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उस समय सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों थी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जनरल सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा है कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर कॉटन ग्रो होती है, डेक्कन प्लेट्यू के आसपास सौराष्ट्र रीजन में। तो वही रीजन्स हम देखेंगे। पहला है रॉ मटेरियल, यानी कि हमें रॉ कॉटन वहाँ पे आसानी से अवेलेबल थी। दूसरा मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी जो भी उसे कॉटन को फेवरेबल कंडीशंस चाहिए ग्रो होने के लिए तो वो भी वहाँ अवेलेबल थी। अब तीसरा है ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़। एक तो हम चाहते तो यहाँ से फैब्रिक बनाकर या जो भी हम बना रहे हैं उसे अंदर डोमेस्टिकली यानी कंट्री में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, और नहीं तो ये जो मुंबई है, महाराष्ट्र, ये सब पोर्ट पर हैं तो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते थे वहाँ इंग्लैंड से, क्योंकि ब्रिटिश का तो यही मोटिव था, उन्हें तो एक्सपोर्ट करना था सब कुछ। तो इसलिए उस समय ये इंडस्ट्रीज इसलिए यहाँ थी। फिर है मार्केट, यहाँ पे मार्केट भी था, वहाँ के लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ जैसा कि आप देखते ही हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा ना ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बीच का मौसम रहता है, तो लोग कॉटन ज़्यादा पहनते थे, तो वहाँ पे इसका मार्केट भी था। और फिर लेबर भी आसानी से इन्हें वहाँ पर मिल जाती थी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण कॉटन टेक्सटाइल उस समय या कॉटन इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में ही लगाई गई थी। ठीक है, तो इन्हें रिकॉल करते हैं। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा मॉइस्ट क्लाइमेट, तीसरा ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक भी और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चौथा मार्केट, और पांचवा लेबर। तो ये पाँच छः पॉइंट्स हैं जो भी इनके कारण हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो हमने महाराष्ट्र और गुजरात में ही सेट करी थी। अब आगे देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और किन किन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती थी। यानी अब एक अकेली इंडस्ट्री तो खुद को ही सपोर्ट करेगी, बट ये अपने संग दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी काम देती थी। ऐसा देखते हैं कैसे। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अदर फार्मर्स। तो बोला गया है कि ये बहुत ही बारीकी से रिलेटेड थी एग्रीकल्चर से और अदर फार्मर से। अब जैसे कि आप देखिए ये किस पर डिपेंडेंट थी कॉटन इंडस्ट्रीज, सीधे सीधे एग्रीकल्चर पे, क्योंकि वहीं से इनका रॉ मटेरियल आ रहा था। अब अगर वो इन्हें रॉ मटेरियल ही नहीं देता तो फिर ये क्या काम करती। दूसरा है सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, पैकेजिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये इंडस्ट्रीज अपने एग्रीकल्चर के संग संग केमिकल इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती थी, डाइस बनाने वाली इंडस्ट्री को जो कलर बनाती हैं कपड़ों पे करने के लिए उनको भी सपोर्ट करती थी। फिर पैक होगा आइटम तो पैकिंग इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट थी। और फिर अब इंडस्ट्री है तो मशीन्स तो होंगी ही, तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी ये सपोर्ट करती थी। बाकी जो लोग हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि बॉल प्लगर्स जो कि कॉटन तोड़ते थे इन्हें देते थे, या और भी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में लगे हुए हैं, तो उन सभी को, यानी एक इंडस्ट्री कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को चला रही थी अपने संग संग, उन्हें सपोर्ट कर रही थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री थी जो इतनी सब इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी, वरना कोई भी इंडस्ट्री इतनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। एग्रीकल्चर को, केमिकल को, पैकेजिंग को, इंजीनियरिंग वर्क्स को, तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ को कॉटन इंडस्ट्री हमारी सपोर्ट कर रही थी उस समय। फिर अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या फेस किए कॉटन ने। जैसे कि अब भाई हर इंडस्ट्री ने अच्छा तो करा, लेकिन चैलेंज भी उन्हें कुछ फेस करने पड़ते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं हर किसी के प्रोसेस में। अब आवर स्पिनिंग सेक्टर वॉज स्ट्रॉन्ग बट वीविंग सेक्टर, हमारा स्पिनिंग सेक्टर तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मीन्स जो हम यार्न प्रोड्यूस करते थे, धागा जो बनाते थे, वो तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बनाते थे, सबसे बढ़िया, बिल्कुल। लेकिन जब हम जो हमारा सिलाई का प्रोसेस था, बुनाई का प्रोसेस था, वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे पास मशीन्स नहीं थी, हम हाथ से करते थे, तो हम उतना ज़्यादा अच्छा फैब्रिक में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे जितना अच्छा हम यार्न प्रोड्यूस करते थे। तो इसके कारण भी हमारी इंडस्ट्री ने एक सेटबैक सफ़र करा, क्योंकि अगर हम दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी कर पाते तो जाहिर सी बात है हम ही मार्केट में नंबर 1 होते।
लेकिन ऐसा हम नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण आपको बता ही दिया कि मशीन्स नहीं थी हमारे पास उस समय में। अब स्पिनिंग सेक्टर वॉज मेनली सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड तमिलनाडु। वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप टू इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइंस। तो जो स्पिनिंग सेक्टर था यानी यान बनाना, तो वो उस समय कुछ ही शहरों में था, जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। लेकिन जो सिलने का काम था वो कई जगहों पे होता था। अब कई जगहों पे होने के कारण क्या हुआ, वो बट गया। कोई जगह अपने तरीके से कर रही थी तो कोई अपने तरीके से, जैसे आपने सुना हो कपड़े में कई सारी वैरायटी हैं, ये कांजीवरम साड़ी है, ये लक्ष्मीपत साड़ी है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग बुनाई के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर दिया गया। इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल स्किल्स का मतलब है ट्रेडिशनल स्किल्स को शामिल करके, जो पुरानी टेक्निक्स थी उन्हें शामिल करके और डिज़ाइंस को लेकर हमने उन्हें अलग अलग बांट दिया, या थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके हमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिए कि ये इस टाइप का फैब्रिक हो गया, ये इस टाइप की फैब्रिक हो गया। अब फिर क्या हुआ, इसका सब ठीक था, स्पिनिंग सेक्टर हमारा सही था, पर वीविंग सेक्टर उतना सही नहीं था, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। इसी के कारण क्या हुआ फिर, India has world-class spinning production, but weaving sector produces low-quality fabric that cannot use much of high-quality yarn. तो इंडिया का वही स्पिनिंग सेक्टर तो वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूस कर रहा था, अच्छा, बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा था यान, बट वीविंग सेक्टर लो क्वालिटी फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहा था। एक तो डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी बट गया, तो कोई अपने मन की कर रहा है, कोई अपने मन की, एक कुछ स्टैंडर्ड रहा नहीं, तो उसकी मदद से जो हम हाई क्वालिटी यान बना रहे थे उसका हम अच्छे से यूज़ नहीं ले पा रहे। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब यूज़ नहीं ले पा रहे हैं तो फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया, तो वो हम देखें। मैनी ऑफ आर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यान वाइल एपरल गारमेंट्स मेकर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। मतलब जो हमारे धागा बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, भाई प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा है अच्छा फैब्रिक, तो उन्होंने अपने धागे बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। अब उन्होंने तो अपने धागे एक्सपोर्ट कर दिए, उन्हें पैसा मिल गया, लेकिन जो गारमेंट्स बनाने वाले लोग थे, जो कपड़ा बनाते थे सीधे फैब्रिक से, उन्हें अब फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ रहा बाहर की कंट्रीज से। तो एक तरीके से उन्होंने हमें टोपी पहना दी, बाहर के लोगों ने हमसे ही पहले लिया अपना हमारा सामान और फिर हमें ही वापस दे दिया दुगने तिगने पैसों में, क्योंकि जाहिर सी बात है फैब्रिक की वैल्यू और ज़्यादा होगी सादा यान से। तो ये इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि स्पिनर्स हमारा यान एक्सपोर्ट कर रहे और फिर एपरल या गारमेंट मेकर्स थे जो कपड़ा बनाते थे उन्हें यान इंपोर्ट करना पड़ा, फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ा। अब इससे हमें फिर एनालाइज क्या करें इससे, तो इसलिए अब इसमें क्वेश्चन लिखा है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर्स रेदर देन एक्सपोर्टिंग यान इन लार्ज क्वांटिटीज़। कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी वीविंग सेक्टर्स को ग्रो करें और ज़्यादा बढ़ाएं बल्कि एक्सपोर्ट ना करें। तो इसका सीधा सा रीज़न यही है, बिकॉज वैल्यू एडिशन जो होता है वो जब ही होता है जब हम अपनी कंट्री में सब पूरा रॉ मटेरियल से लेकर डायरेक्ट गुड तक सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पर डबल डबल लॉस हो रहा। पहले तो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, अब बाहर वाली कंट्रीज हमें दोबारा उसे आकर दे देंगी तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम पूरा जो प्रोसेस है वो अपनी कंट्री में ही करें। हमारा वीविंग सेक्टर हमें ग्रो करना चाहिए। एक्सपोर्ट करने से उन लोगों को तो लग रहा है कि उनका भला हो रहा है, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी जो वीविंग करके उन्हें फैब्रिक में कन्वर्ट करती थी या उनसे गारमेंट्स बनाती थी, अब उन्हें लॉस होने लगा क्योंकि उन्हें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा। तो अगर आपको आंसर लिखने को आए तो आप लिख दीजिएगा, बिकॉज द spinners export cotton yarn, so the apparel and garment makers have to import it, and this produces a loss because they have to pay a double or triple fee to those countries, या उन्हें और उसका वैल्यू का डबल ट्रिपल पे करना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और जो चैलेंजेस थे कॉटन इंडस्ट्री को। ये तो एक चैलेंज हो गया कि वीविंग और स्पिनिंग से क्या थे, लेकिन जो इंडस्ट्री में जो दिक्कतें थीं अब वो थी इरेटिक पावर सप्लाई, यानी कि बिजली नहीं पहुंचती थी, कभी पहुंच गई तो ठीक है, नहीं तो भाई वर्कर्स ताली बजा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट था। दूसरा था लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्या है कि जितने लोग काम कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उतना गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उतनी जल्दी काम नहीं हो रहा है। मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। मशीनरी जो थी वो बहुत पुरानी थी, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल की मशीनरीज थी हमारे पास। कहाँ ज़माना पहुँच गया था, हम कहाँ थे। और स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक इंडस्ट्री, और हमें जो सिंथेटिक फाइबर्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री थी उनसे स्टिफ कंपटीशन बहुत तगड़ा मिल रहा था हमें। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि कॉटन कितने ही लोग पहनते हैं क्योंकि वो महंगा आता है और काफ़ी कम अवेलेबल है, लेकिन सिंथेटिक आपको हर जगह मिल जाएगा, चीप भी है, बेस्ट भी है, सब लोग यही कहते हैं।
तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो आज भी कॉटन इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए हमें यही कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करें और जो कॉटन हमारा जो प्योर मटेरियल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, हमें उसी के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में दे दीजिएगा।